तो आज कलश स्थापना के साथ मां दुर्गा के पहले स्वरूप यानी मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना होनी है। मां शैलपुत्री को पर्वतराज हिमालय की पुत्री माना जाता है। इनका वाहन वृषभ है, इसीलिए इन्हें वृषरूढ़ा और उमा के नाम से भी जाना जाता है। देवी सती ने जब पुनर्जन्म ग्रहण किया तो वे इसी रूप में प्रकट हुई। इसी वजह से देवी के पहले स्वरूप के तौर पर मां शैलपुत्री की पूजा होती है। मां शैलपुत्री की उत्पत्ति शैल से हुई है। वहीं नवरात्र के दौरान महानिशा की पूजा 2 अक्टूबर को, जबकि 3 अक्टूबर को महानवमी की पूजा होनी है। नवरात्र का पारण 5 अक्टूबर को होगा। तो आज से नवरात्र की शुरुआत और सुबह से मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है मां के आशीर्वाद के लिए। आज मां शैलपुत्री की पूजा होनी है। शारदीय नवरात्र की शुरुआत और लंबे अरसे बाद यह मौका बिना किसी बाधा, बिना किसी नियम के भक्त मां का आशीर्वाद ले सकेंगे। इससे पहले जितने भी आयोजन हुए करीब तकरीबन 3 साल से, उन पे या तो प्रतिबंध रहे और या फिर प्रतिबंधों का साया रहा, लेकिन अब भक्त मां से आशीर्वाद लेंगे और यही वजह है कि खास उत्साह इस शारदीय नवरात्र को लेकर है। छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो मां बम्बलेश्वरी, जिनके बिना शारदीय नवरात्र की शुरुआत अधूरी सी है। राजनांदगांव का डोंगरगढ़ जहां विराजी हैं मां बम्बलेश्वरी। तकरीबन 1600 फीट से ऊपर मां बम्बलेश्वरी का मंदिर है। कई मान्यताएं इस मंदिर से जुड़ी हुई हैं और नवरात्र के दिन में यहां की बात ही अलग है। तो आज से शारदीय नवरात्र की शुरुआत, दुर्गा मंदिरों में मां के जयकारे लग रहे हैं। मां शैलपुत्री की आज उपासना। राकेश यादव हमारे सहयोगी राजनांदगांव से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा उनके पास आपको लिए चलेंगे। राकेश, लंबे अरसे बाद बिना किसी प्रतिबंध या बिना किसी बीमारी के साए के भक्त मां से मिलने जा रहे हैं। क्या कुछ तस्वीरें, क्या नजर आ रहा है मंदिरों में? राकेश जी ललित, निश्चित ही 2 साल के कोविड काल के बाद अब समान स्थिति तीसरे साल में बनी है और माता रानी के दर्शन करने लाखों भक्त डोंगरगढ़ आते हैं। और मैं आपको बता दूं कि अभी हम नीचे मंदिर में खड़े हैं, जहां मां नीचे छोटी बम्बलेश्वरी यहाँ विराजी हुई हैं और ऊपर में मां बड़ी बम्बलेश्वरी विराजी हुई हैं, जो भक्त यहाँ लाखों की संख्या में यहाँ प्रतिदिन आते हैं दर्शन करने। साथ ही आपको बता दूं कि सुरक्षा व्यवस्था के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। हजारों की संख्या में पुलिस के अधिकारी और जवान यहाँ तैनात किए गए हैं ताकि सुरक्षा में किसी तरीके से चूक न हो। और वहीं मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज से नवरात्रि की शुरुआत हो रही है और 4 अक्टूबर तक यह नवरात्रि चलेगी, जिसमें प्रतिदिन लाखों की संख्या में भक्त यहाँ दर्शन करने आते हैं। महत्वपूर्ण चीज़ें आपको बताना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, इन 3 राज्यों के लोग ज़्यादातर यहाँ दर्शन करने आते हैं। और साथ ही आपको बता दूं कि रूस, कनाडा, अमेरिका, इंग्लैंड से भी जो भारतवासी जो यहाँ के वहाँ बसे हैं, वो उनकी ज्योति कलश की स्थापना डोंगरगढ़ में होती है। और भव्य ज्योति कलश की भी स्थापना के बाद जो प्रक्रिया जो होती है पूजा अर्चना की, उसे पूरी की जाएगी शाम को। और विदेशों से जो ज्योति कलश की स्थापना की जाती है, उसका यहाँ विधि विधान से पूजा पाठ करके मंदिर ट्रस्ट समिति के द्वारा उस ज्योति कलश को प्रज्वलित किया जाता है, ताकि जो विदेश के जो दर्शनार्थी हैं, जो भक्त हैं, वो माता के चरणों में ज्योति कलश की स्थापना करा सकें। ललित।
जी, छोटी बमलेश्वरी में इस वक्त आप हैं और मां बमलेश्वरी का जो पूरा दर है, जैसे आपने बताया भी कि विदेशों तक इनकी ख्याति है, किस तरह के खास आयोजन अगर प्रबंधन समिति इस बार कर रही हो वो भी बताएं, और व्यवस्थाएं टूरिज्म के लिहाज से भी बड़ी संभावनाएं हैं इस जगह पे अभी भी। राकेश। जी हाँ ललित, निश्चित ही टूरिज्म के लिहाज से देखें तो ये जो माँ बमलेश्वरी हैं वो पहाड़ों में विराजी हुई हैं और पूरा जो है वन आच्छादित क्षेत्र है और ये जंगल, हरे भरे जंगल हैं यहाँ, और लोग प्राकृतिक का नज़ारा भी यहाँ से देख सकते हैं और माता रानी के दर्शन तो यहाँ करने आते ही हैं। साथ ही प्राकृतिक का ऐसा स्वरूप है यहाँ जो पहाड़ियों से घिरा हुआ है डोंगरगढ़, और चारों तरफ पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ हैं, तो एक दुर्गम नज़ारा लोगों को यहाँ देखने को मिलता है। और साथ ही बता दूं कि ट्रस्ट समिति के द्वारा विशेष आयोजन किए जाते हैं, जैसे सप्तमी की रात में विशेष पूजा की जाती है ऊपर बमलेश्वरी में। उस पूजा में आसपास के जो राज्य हैं वहाँ के लोग आते हैं माता रानी के दर्शन करने। रात में इस पूजा का आयोजन किया जाता है। साथ ही ट्रस्ट समिति के द्वारा यहाँ निःशुल्क पार्किंग व्यवस्था की गई है, लोगों की रुकने की व्यवस्था की गई है, और भक्तों को ज़्यादा से ज़्यादा जो अच्छी सुविधा है वो देने का प्रयास ट्रस्ट समिति के द्वारा की जाती है। और वहीं शेड का निर्माण भी कराया गया है ताकि लोग जो आते हैं दर्शन करने माता रानी के, उनको अच्छी से अच्छी सुविधा मिल सके। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ें आपको बताना चाहूँगा कि पद यात्री भी कई किलोमीटर का लंबा सफ़र करके माता रानी के दर्शन करने आते हैं, जिसमें दुर्ग और राजनांदगांव जिला प्रशासन है और पुलिस प्रशासन है अपने रूट चार्ट भी तय कर दिया है, जिसमें अंजोरा से लेकर राजनांदगांव राम दरबार तक जो नेशनल हाईवे 53 है उसको वन वे कर दिया गया है। एक तरफ जो है यात्री चलेंगे और दूसरी तरफ जो वाहन है वो चलेगी, ये व्यवस्था भी की गई है। ललित जी जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया राकेश इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी राकेश विस्तार से जानकारी दे रहे थे। खबरों का रुख करेंगे रायपुर से। इस वक्त बड़ी खबर, आज से राजधानी में फिर सिटी बसें दौड़ने लगेंगी। आज से 30 सिटी बसों का संचालन शुरू होना है। महापौर एजाज ढेबर और कलेक्टर शुभारंभ करेंगे, हरी झंडी दिखाकर बसों को रवाना करेंगे। कोरोना काल से राजधानी में जो सिटी बस हैं वो बंद थी और बाकी की जो बस हैं उन्हें भी चरणबद्ध तरीके से शुरू किया जाएगा। तो आज से रायपुर में फिर से सिटी बस दौड़ने लगेंगी। 30 सिटी बसों का संचालन शुरू होगा। कोरोना काल से राजधानी में लगातार बसेस बंद थीं। सीधा आपको रायपुर लिए चलेंगे। सहयोगी ममता इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। ममता, आज से सिटी बसेस फिर से शुरू हो जाएंगी, राहत मिलेगी आम लोगों को? बिल्कुल, देखिए लंबे समय से सिटी बसेस बंद थी कोरोना काल से और इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस की जा रही थी अलग अलग तरीके से, लेकिन कहीं भी बात नहीं बन पा रही थी सिटी बस संचालकों और नगर निगम प्रबंधन के बीच में, प्रशासन के बीच में, और यही वजह है कि आम लोगों को जो है वो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन नवरात्रि के पहले दिन की शुरुआत ही सिटी बसें आज से शुरू हो जाएंगी और जो नवरात्रि का पहला दिन है उसको लेकर ये व्यवस्था की गई है। 15 सिटी बसें आज शुरू होंगी और पहले दिन का जो सफ़र है वो महिलाओं के लिए फ्री रखा गया है, यानी कि वो शहर में यदि कहीं भी जाना चाहे तो सिटी बसों में वो फ्री सवारी कर पाएंगी। महापौर ने ये घोषणा की है, नगर निगम की तरफ से ये सुविधा दी जा रही है, तो जाहिर तौर पर एक तरह से कहें कि एक महिलाओं के लिए एक बड़ी राहत भी आज के दिन के लिए मानी जा सकती है कि वो मुफ्त में सफ़र कर पाएंगे। और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो दूसरे चरण में 2 दिन बाद 30 और बसें शुरू होंगी और तीसरे चरण में सभी बसें चलने लगेंगी, ये कहा जा रहा है। और जल्दी 6 इलेक्ट्रिक बसों की भी शुरुआत होगी। तो आज से अगर हम बात करें तो बड़ी दिक्कतें जो हो रही थी, खासतौर पर अगर हम बात करें शहर में एक सिरे से दूसरे सिरे में जाने के लिए, और चूंकि ऑटो और अलग अलग जो व्हीकल का इस्तेमाल करना पड़ रहा था और जो जिनकी स्थिति खराब थी, खासतौर पर अगर आर्थिक स्थिति खराब थी, उनके लिए काफ़ी दिक्कत हो रही थी, लेकिन अब एक बड़ी राहत के तौर पर देखा जा सकता है। और नवरात्रि के पहले दिन से चूंकि शुरुआत हो रही है, ऐसे में आज एक दिन की सुविधा महिलाओं को दी गई है कि वो शहर में कहीं भी अगर जाना चाहें और कौशल्या
अपना मंदिर जो है माता कौशल्या मंदिर चंद्रकुरी, वहां तक भी सिटी बस की जो सुविधाएं हैं वो महिलाओं के लिए मुफ्त रहेगी। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद ममता इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी ममता विस्तार से जानकारी दे रही थी। खबरकोंडा गांव से मोहन मरकाम की पदयात्रा शुरू हो गई है। शीतला मंदिर प्रांगण से उन्होंने पदयात्रा शुरू की, मां दंतेश्वरी की पूजा अर्चना की, फिर वो पदयात्रा पर निकले। कोंडा गांव से दंतेवाड़ा तक वो पदयात्रा निकाल रहे हैं। बड़ी संख्या में इसमें कार्यकर्ता शामिल हुए हैं। सहयोगी विवेक श्रीवास्तव इस वक्त जुड़े हुए। विवेक, पदयात्रा की शुरुआत, और मेरा ख्याल है कि हर साल वो इस तरह की पदयात्रा नवरात्र के दौरान निकालते हैं, विस्तार से जानकारी दें विवेक। जी हाँ ललित जी, हर साल मोहन मरकाम चाहे सरकार रही हो चाहे ना रही हो, हर साल वो पदयात्रा पर निकलते हैं और ग्राम देवी जो शीतला माता मंदिर है उस प्रांगण से पूजा करके वो दंतेवाड़ा तक जाते हैं। तो ये 5 दिन की उनकी यात्रा रहती है और इस दौरान वो 181 किलोमीटर की पदयात्रा करते हैं। इस बार उनका शेड्यूल बना हुआ है कि पहले दिन 52 किलोमीटर की पदयात्रा करेंगे और उसके बाद उनका पड़ाव बढ़ते जाएगा। और जिस तरीके से आज उनकी पदयात्रा शुरू हुई मंदिर प्रांगण से, तो लगातार काफिला बढ़ते चला जा रहा है। ग्रामीण और विवेक, बीजेपी को न्योता दे देने से फोकस भी बढ़ गया है इस यात्रा पर। जी हाँ, इसमें अभी जिस तरीके से मोहन मरकाम जी से हमने चर्चा की थी, तो उनका कहना ये है कि ये पद यात्रा को किसी भी राजनीतिक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि मैं लगातार 5 साल से पद यात्रा कर रहा हूँ और ये धार्मिक यात्रा है, क्षेत्र की खुशहाली के लिए यात्रा है। और हमने न्योता दिया था और उन्होंने स्वीकार नहीं किया है। वो हमको न्योता देते हैं। जिस तरीके से बेड़मा से कांकेर तक की पदयात्रा के लिए भाजपा ने सवाल उठाए थे कि मोहन मरकाम वहां की पदयात्रा करें, तो मोहन मरकाम ने यही जवाब दिया कि यदि उनके सांसद इस पदयात्रा के अगुवाई करते हैं तो मैं बिल्कुल शामिल होऊंगा। क्षेत्र की जनता के लिए मैं हर पदयात्रा करने को तैयार हूँ। जी ललित जी, बहुत बहुत शुक्रिया विवेक इस तमाम जानकारी के लिए। इधर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में डीएमएफ राज्य स्तरीय निगरानी समिति की बैठक हुई। बैठक में कई फैसले लिए गए। मुख्यमंत्री ने डीएमएफ मद से उच्च और सामान्य प्राथमिकताओं पर विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि जिले में आयोजित होने वाले मेला आदि समारोह में डीएमएफ की राशि का उपयोग नहीं किया जाए। इस बैठक में डीएमएफ मद के आय व्यय के सोशल ऑडिट के लिए राज्य स्तरीय प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि खनिज मद की राशि का आवंटन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभावित जिलों में निर्धारित अनुपात के आधार पर किया जाए। नवगठित 5 जिलों के लिए भी राशि का आवंटन सुनिश्चित किया जाए ताकि विकास कार्यों को प्राथमिकता मिले और वो समय पर पूरे हो सके। स्वास्थ्य शिक्षा संबंधी उपकरणों की खरीदी के लिए विभागीय बजट का उपयोग किया जाए। छत्तीसगढ़ की सियासत में इन दिनों गंगा जल की गूंज है, लेकिन गंगा जल के नाम पर लड़ाई सियासी हो चली है। गंगा जल के सम्मान में बीजेपी मैदान में होने का दंभ भर रही है, लेकिन बीजेपी को इसी गंगा जल के नाम पर कांग्रेस कोर्ट में घेरने की धमकी दे रही है। कुछ दिनों पहले बीजेपी ने महासमुंद में गंगा जल कलश यात्रा शुरू की। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा कि कांग्रेस नेताओं ने गंगा जल की कसम खाकर शराबबंदी का वादा किया था। अब 4 साल में शराबबंदी वो लागू नहीं कर पाए। कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी पर इसी मुद्दे को लेकर एक साथ कई हमले किए। प्रदेश मुख्यालय राजीव भवन में 2018 में हुई उस पत्रकार वार्ता का भी वीडियो निकालकर दिखाया गया, जिसमें कांग्रेस के तत्कालीन नेता आरपीएन सिंह किसानों की कर्ज माफी के मुद्दे पर गंगा जल उठाते दिख रहे हैं। छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा, उस पत्रकार वार्ता में खुद भी थे। कर्ज माफी का वादा लेकर गंगा जल उठाया गया था। कांग्रेस का कहना है कि रमन सिंह को भी पता है कि वो झूठ बोल रहे हैं। 3 दिन का समय उन्हें दिया गया है। इसके भीतर उन्होंने गंगा जल को लेकर अपने बयान का खंडन नहीं किया तो कानूनी कार्रवाई होगी। रमन सिंह ने नोटिस देने की बात को लेकर फिर कांग्रेस पर निशाना साधा। हमने 36 वादे किए थे और कांग्रेस पार्टी की सरकार ने इन 4 सालों में अपने 36 में से 90% से अधिक वादों को पूरा किया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो प्रदेश में मुद्दा विहीन है, जिसके पास में अपनी बातों को रखने के लिए कोई प्रभावी कारण नहीं है, उनकी बातों को जनता भरोसा नहीं करती है, गंगा जल को लेके गंगा जल के नाम की दुहाई देकर झूठी बातें कर रहे हैं। ठीक से पता है रमन सिंह जी को कि क्यों गंगा जल की शपथ ली गई थी। वे उस समय प्रदेश के मुख्यमंत्री थे।
शासक दल, सत्ताधारी दल का नेतृत्व कर रहे थे, लेकिन सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए, सिर्फ दुष्प्रचार करने के लिए अगर रमन सिंह जैसा व्यक्ति असत्य कथन करता है तो यह ठीक नहीं है। तो जो चीज़ें गंगा जल से नहीं जुड़ी हैं उनको जोड़ के रमन सिंह जी गलत बयानी कर रहे हैं। इसके लिए हमने रमन सिंह जी को कानूनी नोटिस देने का फैसला लिया है। कांग्रेस इस मामले में कानूनी कार्यवाही करेगी। रमन सिंह जी अपना कथन वापस ले लें, ये ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन यदि 3 दिनों के भीतर उन्होंने गंगा जल को लेकर बोले गए झूठ का खंडन नहीं किया तो कांग्रेस रमन सिंह जी को इस मामले में कानूनी नोटिस देगी। इतने लोगों को मुख्यमंत्री जी कानूनी नोटिस भेजेंगे। लाखों हमारी महिलाएं बहनें शराबबंदी का वादा जन घोषणा पत्र को पढ़ के देखें, इनके नेताओं के पूरे बयान राहुल गांधी की उपस्थिति में देखें। ये काम करें, ये सार्वजनिक रूप से रायपुर के चौक में खड़े होकर ये कहें कि हमने जो जन घोषणा पत्र निकाला था वो गलत था, गंगा जल कसम हमने नहीं खाया था, गीता हमने छुआ नहीं था और हम सब वादा वापस लेते हैं। बोल दें एक लाइन। और नोटिस वोटिस तो चलता रहता है यार, एक राजनीति में नोटिस नहीं मिलेगा तो क्या मिलेगा। और अब रायपुर से बड़ी खबर, 58% आरक्षण रद्द होने का मामला। सर्व आदिवासी समाज ने आंदोलन का ऐलान किया है। सर्व आदिवासी समाज चरणबद्ध आंदोलन करेगा। महाबंद और आर्थिक नाकेबंदी के जरिए विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। 8 अक्टूबर को विधायकों से ये मुलाकात करेंगे। सर्व आदिवासी समाज के जो पदाधिकारी हैं वो विधायकों से मुलाकात, और 10 अक्टूबर को बंद का आयोजन करने के बाद अगर स्थिति यथावत रहती है, मतलब कोई बदलाव नहीं होता है, तो नवंबर में आर्थिक नाकेबंदी का ऐलान उन्होंने किया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आदिवासियों के आंदोलन के मुद्दे पर कहा कि किसी के अधिकार का हनन नहीं होगा, सभी का ध्यान रखा जाएगा। अन्य के लोग भी हैं। अभी जिस प्रकार से जो आदिवासी समाज के लोग मिले थे, अन्य के लोग भी हैं। किसी का भी अधिकार में कटौती नहीं होगी। जिसका जो हक है उसके लिए हम लोग लड़े। कवर्धा के वनांचल ग्राम कमराखोल में बैगा की आत्महत्या मामले पर राजनीति शुरू हो गई है। सांसद संतोष पांडे ने मृतक के परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि मृतक बुधराम बैगा भ्रष्ट सिस्टम का शिकार हुआ। 2 वक्त की रोजी रोटी जुटाने में भी कड़ी मशक्कत करने वाले बैगा से 50,000 की रिश्वत मांगना सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करता है। छोटे छोटे इनके बाल बच्चे हैं, 9 बच्चे हैं, उनकी पत्नी है, परिवार है, बेटे बेटियां हैं। आज न्याय भूपेश सरकार करेगी अपेक्षा है, किंतु आज 14 दिन हो गए, एफआईआर दर्ज नहीं किया गया है, जांच शुरू नहीं की गई है। हम सब मांग करेंगे और सब प्रकार से इसकी न्यायोचित जांच हो और उचित कार्रवाई उन अधिकारियों के ऊपर हो। ये सब प्रकार से और इनके इस परिवार को कहीं न कहीं गरीब है मुआवजा दिया जाए, इनको संबल प्रदान किया जाए। और बालों से जहां एक शख्स के हौसले हजारों लोगों के लिए मिसाल बन सकते हैं, प्रेरणा बन सकते हैं। पेशे से मोची झलमला गांव के चंद्रिका प्रसाद की दोनों आंखें एक फैक्ट्री में काम करते वक्त खराब हो गई थी। अब चंद्रिका के लिए दुनिया अंधेरी थी। ऐसी स्थिति में ज्यादातर लोग हिम्मत हार जाते हैं। भला बिना आग के कोई क्या कर सकता है, लेकिन चंद्रिका प्रसाद ने हिम्मत नहीं हारी। अपने पुराने तजुर्बे को रोजी रोटी का साधन बनाया। झलमला चौक पर एक गुमटी में बैठकर अब वो लोगों के जूते पॉलिश करते हैं, सिलने का काम करते हैं। और अब 25 सेकंड में खबर।